afternoon, everybody. ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग। तो उसमें अपन ने टाइप ऑफ सिग्नल्स के बारे में बात की, फिर इंटरलॉकिंग, आइसोलेशन और उनकी आवश्यक शर्तों के बारे में बात की, फिर वर्किंग ऑफ सिस्टम और स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज अपना जो अगला टॉपिक है वो है लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग में मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि लेवल क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर वह जगह जहां पर रेलवे का ट्रैक और सड़क दोनों एक ही लेवल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। और उस लेवल क्रॉसिंग के ऊपर जब ट्रैक के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, उस दौरान रोड पर व्हीकल का मूवमेंट न हो, उसको रोकने के लिए वहां पर जो फाटक या बैरियर जो लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग फाटक। ट्रैक के ऊपर जब गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, उस दौरान रोड के ऊपर व्हीकल का मूवमेंट न हो, उसको रोकने के लिए वहां पर जो फाटक या बैरियर लगाते हैं उसको अपन लेवल क्रॉसिंग फाटक बोलते हैं। ठीक है, अब ये फाटक जो अपन काम में लेते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इसमें एक आपका आता है स्विंग टाइप, यानी स्विंग टाइप में क्या होता है, जैसे अपने घर पे जो फाटक होते हैं दरवाजे, उस तरह की दो फाटक होते हैं या एक फाटक भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है रोड की चौड़ाई कितनी है। तो इनिशियल कंडीशन में इस तरह के फाटक काम में लिए जाते थे, जिसको अपन बोलते हैं स्विंग टाइप। एक आता है आपका स्लाइडिंग टाइप। स्लाइडिंग टाइप में क्या होता है, जैसे आपकी एक चैनल नीचे बिछी रहती है, उसके ऊपर अपन बैरियर को स्लाइड करके, मतलब आपका जो फाटक रहेगा उसको खींच करके मैनुअली लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग टाइप। और तीसरा जो होता है लिफ्टिंग बैरियर टाइप। लिफ्टिंग बैरियर में क्या होता है, आपका जो बैरियर है, यानी एक बैरियर रहेगा वो लिफ्ट होता है ऊपर की तरफ। जैसे आपका ये सड़क के समानांतर है, जब सड़क के समानांतर रहेगा उस समय आपका ये बैरियर बंद रहेगा, और जब ये सड़क के परपेंडिकुलर रहेगा उस समय ये जो गेट है वो ओपन कहलाएगा। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग बैरियर टाइप। अब यहाँ पर लिफ्टिंग बैरियर टाइप में भी दो तरह के गेट आते हैं ऑपरेशन के आधार पे। अगर वहां पर इस गेट का ऊपर मैकेनिक ऑपरेशन जो है मैकेनिकली किया जाता है, तो इसको मैकेनिकली लिफ्टिंग बैरियर ऑपरेटेड गेट बोलते हैं, मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर गेट बोलते हैं। और एक आपका आता है इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर गेट बोलते हैं। तो एक का नाम होता है MOL लिफ्टिंग बैरियर गेट, और एक आता है आपका EO इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर गेट। ठीक है, तो ये लिफ्टिंग बैरियर में ऑपरेशन के आधार पे दो भागों में बांटे गए हैं। और जहां पे मैकेनिकल गेट, वैसे भी आज की डेट में सब जगह से ये ऑब्सोल्यूट होते चले गए हैं। अभी ज्यादातर जो LC गेट है वो आपके लिफ्टिंग बैरियर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर गेट ही आपको मिलेगी। और यहाँ पे भी स्विंग टाइप और स्लाइडिंग टाइप है, ये भी खत्म हो गए। इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। एक्चुअल में ये इनिशियल कंडीशन में जो फाटक थे वो स्विंग टाइप के काम में लिए जाते थे। इसमें फायदा ये है कि इसका इंस्टॉलेशन आसान है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसका जो ऑपरेशन है इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। जैसे आपका ये रेल का फाटक रहेगा, तो यहाँ पर एक गेट के ऊपर लगा रहेगा जिसको मैनुअली, जैसे आपके घर के दरवाजे आप बंद करते हो तो उसको देखा होगा, आप खींच करके जब लाते हो तो आपका एक पर्टिकुलर स्पेस खाली होगा, तो आप वहां पर गेट को इसके ट्रैक के समानांतर ले आ पाएंगे। तो इस तरह का जो होता है स्विंग टाइप बैरियर कहलाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मैनुअली ऑपरेशन करना पड़ता है, और ये एक्चुअल में मैनुअली जाके जब गेट में जाएगा तो दोनों गेट को बंद करेगा, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा, जब ये बंद करने जाएगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को सड़क से हटाना पड़ेगा, तो इसमें क्या टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये आज के डेट में काम में नहीं लिया आता है। इसका जो एडवांस वर्जन है वो स्लाइडिंग टाइप का है। स्लाइडिंग टाइप में क्या होता है, एक्चुअल में नीचे एक चैनल बिछी होती है सड़क के ऊपर, उसके ऊपर फाटक को मैनुअली खींच करके इसको बंद किया जाता है। रेल के समानांतर एक फाटक को मैनुअली खींचा जाता है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग टाइप गेट। तो ये इसका एडवांस वर्जन है स्विंग टाइप का, लेकिन इसमें ऑपरेशन तो आसान है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि जब आपकी ये चैनल है, एक्चुअल में जब गेट बंद करते हो तो यहाँ गेट खुला रहता है, तो जब रोड का व्हीकल पास होता है तो इस चैनल के अंदर कंकर और पत्थर भर जाते हैं। तो यहाँ पे गेटमैन को पहले ये चैनल को साफ करना होता है, उसके बाद आपके स्लाइडिंग को खींच के गेट बंद करना पड़ता है। तो इसमें ये दूसरा ड्रॉबैक ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक खड़ी है उसको यहाँ पर हटाना नहीं पड़ता है,
जैसे स्विंग टाइप में क्या रहेगा, पहले रोड को खाली करनी पड़ेगी, फिर जाके आप उस गेट को बंद कर पाएंगे, जबकि स्लाइडिंग टाइप में इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें दूसरा ड्रॉबैक क्या है, चैनल के अंदर पत्थर और मिट्टी भर जाते हैं तो उसको यहाँ पर खाली करना पड़ता है। तो इसके लिए जो एडवांस आया वो आपका लिफ्टिंग बैरियर गेट है। तो लेटेस्ट में जितने आपको गेट मिलेंगे वो आपको लिफ्टिंग बैरियर टाइप के मिलेंगे। अब इसमें भी ये दो तरह के अभी मैंने बताया था, जब मैकेनिकली ऑपरेशन रहेगा तो इसको मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर गेट बोलेंगे, और जब इसका ऑपरेशन इलेक्ट्रिकली रहेगा तो इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर गेट कहते हैं। तो मैकेनिकली ऑपरेटेड जो लिफ्टिंग बैरियर गेट रहेगा, अगर वो किसी गेट केबिन से कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये सुनिश्चित करना कि इसका जो ऑपरेटेड विंच है, जहां से इसको ऑपरेट किया जाता है, उसकी जो दूरी है वो आपके गेट के बूम से 150 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जो में इसमें क्या मैकेनिकली ट्रांसमिशन रहता है, ज्यादा दूरी रहेगी तो वहां पर क्या है, लॉस बढ़ेगा, तो गेट का जो ऑपरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस दी गई है। मैकेनिकली अगर ऑपरेटेड गेट है तो उसकी विंच से जो दूरी है, यानी जिससे आप इस गेट को ऑपरेट करोगे, उसकी दूरी 150 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर हुआ। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन। गेटों को जो है करीबन 5 भागों में बांटा गया है। एक तो उसकी लोकेशन के आधार पर, यानी गेट कहाँ पर स्थित है, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ओएसएल, एक को बोलते हैं डब्ल्यूएसएल। डब्ल्यूएसएल का मतलब होता है विद इन स्टेशन लिमिट, ओएसएल का मतलब होता है आउटसाइड स्टेशन लिमिट। तो स्टेशन लिमिट मैंने आपको बताया था, किसी स्टेशन के द्वारा ऑपरेट होने वाले अधिकतम दूरी के जो सिग्नल है उनके बीच का जो भाग होता है वो उसका स्टेशन लिमिट कहलाता है, उस स्टेशन का। अगर कोई गेट उस स्टेशन लिमिट के अंदर आ रहा है तो वो डब्ल्यूएसएल गेट कहलाएगा। अगर उस स्टेशन लिमिट के बाहर गेट आ रहा है तो उसको अपन ओएसएल गेट बोलते हैं, आउटसाइड स्टेशन लिमिट गेट बोलते हैं। दूसरा आता है ऑपरेशन के आधार पे। तो ऑपरेशन करने वाली एजेंसी कौन है, उसके आधार पे भी दो भागों में बांटा गया है। अगर उस किसी गेट को ट्रैफिक का बंदा ऑपरेट कर रहा है तो उसको ट्रैफिक गेट बोलते हैं। अगर किसी गेट को इंजीनियरिंग का बंदा ऑपरेट कर रहा है तो उसको अपन इंजीनियरिंग का गेट बोलते हैं। यानी गेट का ऑपरेशन किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। अगर वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसको ट्रैफिक का गेट बोलेंगे, और अगर वो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा किया जा रहा है तो उसको अपन इंजीनियरिंग का गेट बोलते हैं। फिर आपका गेट ऑपरेशन दो भागों में और बांटा गया है। ऑपरेशन मतलब उस गेट के ऊपर ऑपरेट करने के लिए एजेंसी है या नहीं। अगर ऑपरेट करने के लिए वहां पर एजेंसी तो उसको मानव ऑपरेटेड मतलब मैंड गेट बोलते हैं, और अगर वहां पर आदमी नहीं होता है गेट को ऑपरेट करने के लिए उसको अनमैन्ड गेट बोलते हैं। अनमैन्ड और मैन्ड गेट, अगर किसी गेट के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए ह्यूमन एजेंसी को डेप्यूट किया गया है तो वो आपका मैन्ड गेट कहलाएगा। अगर वहां पर गेट को ऑपरेट करने के लिए वहां पर कोई ह्यूमन एजेंसी नहीं है तो अनमैन्ड गेट कहलाता है। फिर इंटरलॉकिंग, यानी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए गेट को किसी सिग्नल के साथ जब इंटरलॉक करते हैं तो उसको अपन इंटरलॉक गेट बोलते हैं। अगर वो गेट किसी सिग्नल के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसको नॉन इंटरलॉक गेट बोलते हैं। तो इंटरलॉकिंग के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, इंटरलॉक एलसी गेट और नॉन इंटरलॉक गेट। तो ऐसे गेट जिसको किसी सिग्नल के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है तो आपके नॉन इंटरलॉक गेट कहलाते हैं। अगर कोई गेट किसी सिग्नल के साथ सेपरेटली हो या किसी स्टेशन के सिग्नल के साथ वो कनेक्टेड है तो उसको अपन इंटरलॉक एलसी गेट कहते हैं। फिर पांचवा जो क्लासिफिकेशन है वो टीवीयू के आधार पे किया गया है। टीवीयू का फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट, और एक्चुअल में यहाँ पर ये एवरेज निकाला जाता है, इसलिए स्टेशन पे ये ए टीवीयू आपको लिखा मिलेगा। ए टीवीयू, ए का मतलब होता है एवरेज ट्रेन व्हीकल यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इंजीनियरिंग विभाग का बंदा करता है, और उसके लिए वो एक लोकल जो भी एजेंसी है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी उसका एक ऑथराइज्ड व्यक्ति रहेगा। ये दोनों मिलकर उस गेट के ऊपर टीवीयू का कैलकुलेशन करते हैं, और इसके लिए 7 दिन का एवरेज निकाला जाता है। एक कैलेंडर डे के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है, और ये 7 दिन तक कैलकुलेशन होती है, और 7 दिन का जो एवरेज आता है उसको अपन एटीवी बोलते हैं, एवरेज ट्रेन व्हीकल यूनिट। तो एवरेज ट्रेन व्हीकल यूनिट निकालने के लिए वहां पर क्या करते हैं, उस गेट के ऊपर एक कैलेंडर डे में, कैलेंडर डे का मतलब होता है कि वो दिन जिस तारीख को स्टार्ट होता है और जिस तारीख को खत्म होगा वो एक कैलेंडर डे कहलाएगा। तो उस एक कैलेंडर डे में नंबर ऑफ ट्रेन कितनी पास हो रही है वहां, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, उस कैलेंडर डे में उस रोड के ऊपर नंबर ऑफ व्हीकल कितने पास हो रहे हैं, ये दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो उससे जो संख्या आती है उसको अपन बोलते हैं टीवीयू, ट्रेन व्हीकल यूनिट। और ये 7 दिन लिया जाता है, और उस 7 दिन का जो एवरेज निकलता है उसको अपन बोलते हैं एटीवीयू, एवरेज ट्रेन व्हीकल यूनिट। और इसको अपन बोलते हैं गेट का सेंसस करना।
और इसकी जो सेंसस करने की जो अवधि होती है हर 3 साल में की जाती है। किसी भी गेट की जो ये टीवी की जो कैलकुलेशन है वो हर 3 साल में एक बार की जाती है। अब यहाँ पर ये जो यूनिट दिया गया है वो यूनिट आपका ट्रेन के लिए और कोई भी मोटर व्हीकल पास हो रही है, बैलगाड़ी है, तांगा, उसके लिए यूनिट 1 कैलकुलेट की जाती है हर एक के लिए, चाहे 4 वैगन का डब्बी गाड़ी हो, मालगाड़ी हो या डेमो हो, कुछ भी हो, उसका 1 यूनिट माना जाएगा। और साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा का आधा यूनिट माना जाता है। तो पूरे दिन के अंदर एक कैलेंडर डे में कितनी ट्रेन वहां पर पास हो रही है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और कितने व्हीकल वहां पर पास हो रहे हैं, कितनी बैलगाड़ी जा रही है, कितना तांगे जा रहे हैं, कितने मोटर व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कितने पास हो रहे हैं, उन सबका 1 यूनिट रहेगा। खाली साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा का हाफ यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट किया जाता है, और इन दोनों को कैलकुलेट करके जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेन और रोड पर चलने वाले व्हीकल, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो संख्या आती है उसको बोलते हैं टीव्यू ट्रेन व्हीकल यूनिट। तो इसके आधार पे इसको गेट को 5 भागों में बांटा है। तो जब आपका ये टीव्यू 50,000 से ज्यादा आता है, जब ये टीव्यू 50,000 से ज्यादा आता है तो वो गेट आपका स्पेशल क्लास गेट कहलाता है। वो गेट क्या कहलाता है? स्पेशल क्लास गेट कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है ए क्लास। तो जब आपका टीव्यू 30,000 से ज्यादा है और 50,000 से कम, टीव्यू क्या है? 30,000 से ज्यादा है और 50,000 से कम है, और नंबर ऑफ व्हीकल जो रोड पे पास हो रहे हैं वो 1,000 से ज्यादा है, तो ऐसा जो गेट रहेगा उसको अपन ए क्लास गेट बोलते हैं, ए कैटेगरी का गेट बोलते हैं, क्लास ए गेट बोलते हैं। फिर आपका क्लास बी आता है। क्लास बी में जो टीव्यू है वो 20,000 से ज्यादा और 30,000 से कम है। जब आपका टीव्यू 20,000 से ज्यादा है और 30,000 से कम है तो क्लास बी कैटेगरी का गेट कहलाता है। और इस क्लास बी कैटेगरी गेट को वापस 2 भागों में बांटा है, B1 और B2। B1 में जो रहती है टीव्यू 25,000 से ज्यादा रहेगी और 30,000 से कम रहेगा, तो ऐसा जो गेट है वो B1 कहलाएगा। और जब आपका टीव्यू 20,000 से ज्यादा और 25,000 से कम है तो आपका B2 कैटेगरी का गेट कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी गेट होंगे वो क्लास सी गेट कहलाएंगे। और जो गेट खाली केटल पासिंग के लिए बनाए जाते हैं, एक्चुअल में जहां पर रूरल एरिया रहता है पास में और वहां पर एग्रीकल्चर लैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वहां पर केटल को पास करने के लिए गेट बनाए जाते हैं, या कोई रूरल बेल्ट या कोई गांव पास में पड़ रहा है तो वहां पर केटल पासिंग के लिए गेट रखे जाते हैं, वो अनमेन्ड गेट होते हैं, तो उनको अपन डी क्लास कैटेगरी का गेट बोलते हैं। ये सिर्फ केटल पासिंग के लिए बने जाते हैं, इस पर व्हीकल का परमिशन नहीं होता है पासिंग का। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कौन से गेट इंटरलॉक करते हैं। तो स्पेशल क्लास कैटेगरी के गेट जो रहते हैं उसके ऊपर कंडीशन ये है, वहां पर आपको आरओबी का प्रोविजन करना है, लेकिन जब तक आरओबी नहीं है होता है तब तक उस गेट को इंटरलॉक करना आवश्यक है। फिर आपके क्लास ए और क्लास बी के जो गेट हैं ये सभी इंटरलॉक होने आवश्यक है। क्लास सी के अंदर ये आता है अगर वो टीव्यू 6,000 से ज्यादा है या वो सबर्बन में आ रहा है तो उसको इंटरलॉक करना आवश्यक है, बाकी उसकी जरूरत नहीं। क्लास सी के लिए क्या है, अगर टीव्यू 6,000 से ज्यादा है और या फिर सबर्बन एरिया में आ रहा है तो उस गेट को इंटरलॉक करना आवश्यक है। ठीक है, अब गेट को जब इंटरलॉक करने जाते हैं तो उसको गेट सिग्नल के साथ उसको सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो जिस सिग्नल के साथ कनेक्ट होता है उसको अपन गेट स्टॉप सिग्नल बोलते हैं। तो गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब इसको सिग्नल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको अपन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट बोलते हैं। उस समय इस गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिग्नल लगाए जाते हैं उसको अपन गेट स्टॉप सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो गेट स्टॉप सिग्नल जो अपन खड़ा करेंगे, जो आपका ये मान लो जैसे ये गेट है, तो गेट से गेट स्टॉप सिग्नल की जो दूरी आएगी, तो रोड का जो किनारा है, एक्चुअल में इसमें सेंटर नहीं लेते हैं, रोड का जो किनारा रहेगा उस किनारे से इस गेट स्टॉप सिग्नल की जो दूरी आएगी वो ब्लॉक ओवरलैप के बराबर होगी। अब ये गेट का जो स्टॉप सिग्नल है किस जगह पे लगा है, 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में लगा है या मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में लगा है, तो सब जगह ये रूल सेम फॉलो होगा। अगर 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में लगा है तो गेट का जो स्टॉप सिग्नल है इसकी जो दूरी आएगी रोड के किनारे से वो 400 मीटर रहेगी, और अगर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में है तो गेट का जो स्टॉप सिग्नल है वो रोड के किनारे से 180 मीटर दूरी पे लगाया जाए। अब आपका ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था की बात करेंगे, वहां पे अगर गेट सिग्नल आता है तो वहां पे भी जो गेट स्टॉप सिग्नल लगाया जाएगा वो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था की जो रूल है उसके अनुसार लगाया जाएगा, और वहां पे भी गेट के स्टॉप सिग्नलों की जो दूरी रहेगी
वो आपकी ब्लॉक ओवरलैप जो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के लिए है उतनी दूरी पे वहां पे लगाया जाएगा, यानी 180 मीटर की दूरी पे उसको लगाया जाएगा। और इस गेट को अगर प्री वार्न करने के लिए वहां पर अगर सिग्नल नहीं लिए लगे हैं तो वहां पर आपके साइटिंग बोर्ड लगेंगे। तो एक आपका पैसेंजर वार्निंग बोर्ड है, एक आपका गुड्स वार्निंग बोर्ड है। गुड्स वार्निंग बोर्ड और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड मैंने आपको पढ़ाते समय बताया गया था कि ये बोर्ड तब लगाए जाते हैं जब प्री वार्न करने के लिए अलग से सिग्नल नहीं लगे। तो जब आपके प्री वार्न करने के लिए सिग्नल नहीं लगा है उस समय वहां पर पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है। और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड हमेशा स्टॉप सिग्नल से 1 किलोमीटर, यानी स्टेशन के संदर्भ में बात करेंगे तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1 किलोमीटर पहले लगाया जाएगा, और गेट के संदर्भ में बात करेंगे तो गेट के स्टॉप सिग्नल से 1 किलोमीटर पहले लगाया जाएगा। और अगर उस सेक्शन में गुड्स ट्रेन की स्पीड 72 kmph से ज्यादा है तो वहां पे एक साइटिंग बोर्ड और लगाया जाएगा अलग से, जिसको गुड्स वार्निंग बोर्ड बोलते हैं। और ये गुड्स वार्निंग बोर्ड भी मैंने बताया था स्टेशन के संदर्भ में बात करेंगे तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर या 1.4 किलोमीटर पहले लगाया जाता है। और गेट स्टॉप सिग्नल के संदर्भ में बात करेंगे तो गेट से यह 1.4 किलोमीटर या 1400 मीटर पहले लगाया जाएगा। अगर ये गेट ए रूट में आ रहा है, अगर ये गेट ए रूट में आ रहा है तो यहाँ पे भी डबल डिस्टेंस का प्रोविजन किया जाएगा। और जब डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करोगे तो गुड्स वार्निंग बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यहाँ पर सेपरेटली डिस्टेंस सिग्नल लगा है परमिटिव तो वहां पे पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पैसेंजर वार्निंग बोर्ड और गुड्स वार्निंग बोर्ड के लिए रूल सेम है जो आपके स्टेशन के अंदर बताए थे। और ये कब लगाए जाएंगे? जब वहां पर परमिटिव सिग्नल नहीं लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा ये 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का गेट बताया है। तो यहाँ पर ये गेट का जो स्टॉप सिग्नल है वो 400 मीटर दूरी पे लगा है, और यहाँ पर प्री वार्न करने के लिए अलग से सिग्नल नहीं लगा है। तो यहाँ पर 2 साइटिंग बोर्ड लगाए हैं, एक पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, एक आपका गुड्स वार्निंग। और अगर यहाँ पर पैसेंजर यहाँ पर गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पहले मतलब प्री वार्न करने के लिए अलग से यहाँ पर वार्नर सिग्नल लगा है, तो इस स्थिति में आपका पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का है, तो ये आपका जो रहेगा वो डिस्टेंट सिग्नल रहेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और 2 एस्पेक्ट रहेगा तो यहाँ पर अपन वार्नर लगाए। और देखो यहाँ पर वार्नर नहीं लगाए तो इस गेट सिग्नल के लिए जो विजिबिलिटी का जो रूल आएगा वो आउटर का रूल फॉलो अप करेगा। मैंने आपको 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में आउटर के लिए रूल ये बताया था कि अगर आउटर प्री वार्न टाइप का नहीं है तो उस समय उसकी जो विजिबिलिटी है आउटर की वो डिपेंड करेगी उस सेक्शन में चलने वाली ट्रेन की स्पीड पर। अगर उस सेक्शन में चलने वाली ट्रेन की स्पीड 100 kmph से ज्यादा है तो इस आउटर की जो विजिबिलिटी रहेगी वो 1200 मीटर रहेगी। और अगर उस सेक्शन में चलने वाली ट्रेन की स्पीड 100 kmph से कम है, इस गेट स्टॉप सिग्नल की जो विजिबिलिटी रहेगी वो आपका 800 मीटर रहेगी। और अगर यहाँ पर वार्नर सिग्नल आपने लगा रखा है तो उस समय यह पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। उस समय यहाँ पर एक सिग्नल लगेगा जिसको वार्नर बोलेंगे, और जब यहाँ वार्नर लगाए तो उस समय गेट स्टॉप सिग्नल की जो विजिबिलिटी रहेगी वो 400 मीटर रहेगी, और वार्नर सिग्नल की भी विजिबिलिटी रहेगी वो 400 मीटर। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में जाओगे तो गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पहले परमिटिव सिग्नल के रूप में डिस्टेंट लगाएंगे, और अगर यहाँ डिस्टेंट नहीं लगाए तो यहाँ पर आपका पैसेंजर वार्निंग बोर्ड लगेगा। और यहाँ पर अगर ये मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का है तो गेट की जो विजिबिलिटी है वो आपकी 200 मीटर रहेगी। गेट के स्टॉप सिग्नल की जो विजिबिलिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 200 मीटर है। और डिस्टेंट सिग्नल जो रहेगा उसकी विजिबिलिटी आपकी गेट के जो डिस्टेंट है उसकी विजिबिलिटी 400 मीटर रहेगी। ठीक है, तो ये आपको गेट के बारे में बताया है। इसके आगे जाओगे तो यहाँ पर ये आता है गेट अगर आपकी स्टेशन सीमा के अंदर लगा है तो किस तरह से वो सिग्नल के साथ इंटरलॉक होंगे। तो उस समय जो स्टेशन के अंदर जो सिग्नल लगे हैं उसके साथ वो इंटरलॉक होते हैं। आप यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है गेट सिग्नल आपका कहाँ कहाँ पर आ सकता है। तो गेट के लिए देखो एक तो रूल ये है आपका एडवांस और स्टार्टर के बीच में आ सकता है, फिर आपका होम और एडवांस के बीच में आ सकता है, फिर आपका डिस्टेंट और होम के बीच में आ सकता है। तो जब आपका ये गेट स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में आ रहा है तो उस समय इसको अलग से गेट के साथ इंटरलॉक करने की जो सिग्नल के साथ इंटरलॉक नहीं करते हैं। यहाँ पर स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो गेट को बंद करके ही स्टार्टर सिग्नल को रिलीज करेगा। ठीक है, यानी आपका जो गेट का जो स्लॉट है वो आपके स्टार्टर के साथ कनेक्टेड रहेगा, अलग से गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका गेट का जो स्टॉप सिग्नल है वो एडवांस और होम के बीच में आ रहा है तो उस समय ये आपका जो होम का सिग्नल ही इस गेट को प्रोटेक्ट करेगा।
जानने के लिए आपको अलग से गेट स्टॉप सिग्नल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाली जो लाइन है, जो ब्लॉक सेक्शन में आप लाइन क्लियर दोगे तो वहां पर आप ये सुनिश्चित करोगे ये जो गेट होम सिग्नल है, ये आपका होम सिग्नल कम गेट का स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा। तो इसकी जो दूरी रहेगी, अब आप एडवांस स्टार्टर से नहीं लेंगे, ये आपके इस रोड के किनारे से लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 180 मीटर हो जाएगा। और जब आपका गेट का जो सिग्नल है ये आपके होम सिग्नल और डिस्टेंट के बीच में आ रहा है, उस समय अपन को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा जो आपका होम और सिग्नल के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस देखना पड़ेगा। होम सिग्नल और गेट का जो स्टॉप सिग्नल आ रहा है, तो ये गेट का स्टॉप सिग्नल आप जब खड़ा करोगे तो ये आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है। अगर ये 1 किलोमीटर से कम है, उस समय आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एक तो ये आपका जो गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिग्नल लगाओगे, अलग से आपको लगाना पड़ेगा, तो ये आपका गेट का स्टॉप सिग्नल रहेगा। इस गेट के एस्पेक्ट को रिपीट करने के लिए ये आपके एडवांस स्टार्टर के साथ क्लब होगा। उस समय ये एडवांस स्टार्टर आपका गेट एडवांस स्टार्टर कम गेट का डिस्टेंट सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये होम सिग्नल तो आपने यहाँ पर लगा दिया, होम सिग्नल के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ये जो गेट का जो स्टॉप सिग्नल आएगा, ये गेट का स्टॉप सिग्नल कम इस होम का डिस्टेंट सिग्नल कहलाएगा। और इस गेट के स्टॉप सिग्नल को प्री वार्न करने के लिए इसके पहले एक डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाएगा, ये आपके गेट से 1 किलोमीटर पहले लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सिग्नलिंग व्यवस्था काम में ली जाती है। ठीक है, फिर आपकी आती है इंटरमीडिएट साइडिंग। तो इंटरमीडिएट साइडिंग वहां पे लगाते हैं जहां ब्लॉक सेक्शन के बीच में अगर कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट उस लाइन सेक्शन में गाड़ी भेजने के लिए वहां पर इंटरमीडिएट साइडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटरलॉक करने के लिए अलग अलग रूल हैं इसके, ब्लॉक के साथ भी होते हैं और बगैर ब्लॉक के साथ भी है। तो ये अभी कहीं है नहीं, तो इसको ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली आप इतना सा देख लें इंटरमीडिएट साइडिंग होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था, ब्लॉक सेक्शन के बीच में अगर कोई पावर प्लांट या कोई साइडिंग आपकी दे रखी है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वहां पर जो साइडिंग लगाते हैं उसको अपन इंटरमीडिएट साइडिंग बोलते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट साइडिंग जब बोलेंगे तो मैंने आपको बताया था वहां पर एक एस मार्कर बोर्ड लगाया जाएगा फेसिंग डायरेक्शन में। जब गाड़ी आ रही है, फेसिंग डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है, तो वहां पर एक एस मार्कर उस बोर्ड लगाया जाएगा, और उस बोर्ड से पहले एक स्पीड इंडिकेटर भी लगा रहेगा। अगर 50 kmph से कम गाड़ी की स्पीड है, तो वहां पर आपको प्री वार्न करने के लिए सिग्नल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक कॉशन ऑर्डर बोर्ड लगेगा आपका। ठीक है, और वो कॉशन ऑर्डर बोर्ड यहाँ लगा है तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन आपका आ जाएगा, और यहाँ पर ये टर्मिनेशन बोर्ड के द्वारा उस स्पीड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे खत्म किया जाएगा। अगर यहाँ पर स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, तो उस समय आपको इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, सिग्नल के साथ इंटरलॉक करना पड़ेगा। तो उस समय यहाँ पर आपका एक सिग्नल लगेगा जो बताएगा आगे आपका पॉइंट्स आ रहा है अलर्ट करने के। तो 2 एस्पेक्ट या मल्टी एस्पेक्ट जो भी हो सकता है। और जब इसको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपकी 2 तरह की व्यवस्था है। एक तो आपका अलग से एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की चाबी लगती है जो आपके स्टेशन के साथ चाबी के साथ इंटरलॉक्ड होता है, और वो चाबी आपके ब्लॉक के साथ कनेक्ट होती है। अगर वो चाबी ब्लॉक से बाहर निकाल रखी है तो आप ब्लॉक पे लाइन क्लियर नहीं पूछ सकते। तो इस तरह से इसको किया जाता था। आप इसको एक बार पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा, और नहीं क्लियर हो तो बाद में आप मेरे को वापस पूछ सकते हैं। वैसे अभी ये कहीं है नहीं, कहीं पे भी यहाँ पे भी इंटरमीडिएट साइडिंग कहीं है नहीं, अगर कहीं हो तो आप अलग से पूछ सकते हो। बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको खाली ये सुनिश्चित करना है अगर साइडिंग में अगर आपको मूवमेंट करना है तो उस समय बीच में गाड़ी नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ब्लॉक को जो है इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि साइडिंग में जब गाड़ी जा रही है तो ब्लॉक पे आप नया लाइन क्लियर नहीं दे सकते। तो वो साइडिंग को जब आप ऑपरेट करोगे तो उसमें 2 तरह की व्यवस्था बताई। एक तो मैंने ये चाबी वाला सिस्टम बताया था, टोकन। तो जब ये चाबी निकल गई यहाँ से तो आप ब्लॉक पे लाइन क्लियर नहीं पूछ सकते। ये वैसे ही है जैसे आपकी संटिंग करते हो ब्लॉक खंड की तरफ, तो ब्लॉक के साथ एक संट की चाबी लगी होती है। तो ब्लॉक खंड में जब संटिंग करोगे तो चाबी आप क्या करते हो, लोको पायलट को दे देते हो ब्लॉक संट की चाबी। तो वो संट की चाबी लेके लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन में चला जाता है, तो उस समय आप ब्लॉक के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर रहेगा।
ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग मेरी तरफ से यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों को यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। सर ये आपने जो कंटेंट बताया सर, ये इंग्लिश में इसकी पीडीएफ मिल जाएगा सर? इंग्लिश में मैंने इरिसेट का S1 किया होगा, शायद आपको ग्रुप में पता होगा। मैंने एक हिंदी का भी किया है और एक इंग्लिश की कॉपी भी की है। जी सर। ये नहीं मिलेगा आपको, ये इरिसेट की ये बुक अभी आपको जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये पूरी मिलेगी। मटेरियल उसी से बनाया गया है, आप उससे पढ़ के बना सकते हैं। सेम जी कॉपी सर। आपको जो मटेरियल है सेम उसी, तो आप इसको ओपन करेंगे देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जी सर। तो शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने किया है शेयर, आपने देखा होगा अगर ग्रुप में, तो S1 भी किया हुआ है और ये HT15 भी किया हुआ है हिंदी वाला। और नहीं मिला है तो मैं वापस कर दूंगा, कोई दिक्कत। सर वो ST15 वो हिंदी वाली है सर, वो इंग्लिश में नहीं है। बेसिक ऑफ सिग्नलिंग जो थी वो इंग्लिश में है सर। ठीक है, तो मैं S1 वापस कर दूंगा, तो ये इंग्लिश वाला आपको मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये जो मैंने कंसाइज करके जो हिंदी बना रखा है, तो आप इंग्लिश में से खाली वही चीज कॉपी कर लेना, मतलब उतना ही लिखना, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक बार उसको पढ़ करके इससे नोट्स बना लेना समरी टाइप का। आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो ये क्या है कि आपके जब तक सिग्नलिंग में रहोगे आप लोग, तब तक ये चीजें काम आएगी। वैसे तो बाद में जब आप रनिंग में आ जाओगे तो काफी चीजें तो आप यूज थ्रू होंगे, तो आपको अभी जी सर। ऐसा लग रहा होगा अजीब सी चीज है, लेकिन जब आप रन थ्रू हो जाएंगे, जब आप इसमें काम करने लग जाएंगे, तो आपको ये चीजें मतलब याद रहेगी। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसमें, अजीब सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी सर। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग बताया था ना, पुराने में भी ये 4 मेथड थे। एक रूडिमेट्री इसको बोलते थे, एक स्टैंडर्ड 1 2 3 होता था। उसमें जो रूडिमेट्री में जो स्पीड थी वो 15 kmph थी, स्टैंडर्ड 1 में 50 था, स्टैंडर्ड 2 में 75 था, और स्टैंडर्ड 3 में अनरेस्ट्रिक्टेड स्पीड लिखा है, लेकिन ये 110 तक हुआ करता था। यानी पुराने सिस्टम में आप अधिकतम 110 की गाड़ी चला सकते हो। अभी जो नया रिवाइज आया उसमें 50 110 140 और 160 है, वो रिवाइज है। तो अपन को ये नया वाला याद रखना है, पुराना याद रखने की जरूरत नहीं। वो रिवाइज इसलिए बोलते हैं कि कहीं स्टैंडर्ड 1 लिखा तो कंफ्यूजन ना हो कि भाई स्टैंडर्ड 1 किसका बताना है, पुराने का बताना है कि नया बताना। तो पुराना और नए को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको स्टैंडर्ड 1 रिवाइज, स्टैंडर्ड 2 रिवाइज, स्टैंडर्ड 3 रिवाइज और स्टैंडर्ड 4 रिवाइज इसको बोला है। एक इसमें टॉपिक जो है वो हिंदी के नोट्स में मैंने नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं अपन। इंटर केबिन कंट्रोल या इंटर स्लॉटिंग क्या होता है। तो इंटर स्लॉटिंग थोड़ा सा आप सिंपल सा ये समझ लें, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट से जो सप्लाई आपको देते हैं वहां पे भी कुछ कंट्रोल करने के लिए फ्यूज या कुछ लगे होंगे। फिर वो सप्लाई आपके घर पर पोस्ट के द्वारा आपके घर में एंटर होगी, तो आपके घर पे भी एक आपने एक स्विच बोर्ड लगा रखा है जहाँ पे मेन सप्लाई कंट्रोल करते हो। और उसके बाद आपके रूम के अंदर जब सप्लाई जाती है तो वहां पे पर्टिकुलर फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए आपने स्विच लगा रखे हैं। तो ये सारे स्विच कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो सभी स्विच अगर ऑन होंगे तो ही आपके घर में सप्लाई ऑन होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी अगर आपके मेन स्विच अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, तो आप घर में पंखा या बिजली चलाना चाहोगे तो नहीं चला सकते। वो कब चलेगा, जब आपका मेन सप्लाई से भी स्विच ऑन है, आपके घर में जहां पर एंटर हो रहा है वहां पर आपने जो मेन एमसीबी लगा रखा वो भी ऑन है। उसके बाद जब आप रूम के फंक्शन जो भी आपके रूम में जो स्विच ऑन करना चाहते हो, यानी पंखा एसी या फ्रिज जो भी चलाना चाहते हो, तो उसका स्विच जब ऑन करोगे तब वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन होगी। और उस दौरान अगर किसी एक जगह से आपने बंद कर दिया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के वहां पे फ्यूज ब्लॉन ऑफ हो गया, या आपके घर का जो मेन फ्यूज है वहां पे ब्लॉन ऑफ हो गया, या आपने स्विच बंद कर दिया, तो आपका वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर स्लॉटिंग भी वही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में
इंटर स्लॉटिंग की व्यवस्था जो है वो क्यों की गई, अगर किसी फंक्शन, एक जो भी फंक्शन है सिग्नलिंग का, अगर उसको कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा एजेंसियां इन्वॉल्व हो रही है, तो एक्चुअली में मैकेनिकल जब सिग्नलिंग व्यवस्था थी उसमें एक ड्रॉबैक था कि उसकी लिमिटेशन थी, ज्यादा दूरी तक आप फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उस समय आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग का जो थ्योरी थी उसमें यह था कि एक्चुअल में आपका जो सिग्नल आप ऑफ करने जा रहे हो तो उसका अगला स्टॉप सिग्नल और उसके आगे की पर्याप्त दूरी, तो वहां पर एक डिस्टेंस ज्यादा होता था, तो वहां पर उन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर केबिन के कॉन्सेप्ट में गए थे और वहां पे गियर को कंट्रोल कर अपन नियरेस्ट जो केबिन होता था वहां से कंट्रोल करते थे। तो उस समय वो फंक्शन ऑपरेट होगा तो उस फंक्शन के ऊपर एक से ज्यादा एजेंसियों का रोल होता था। जैसे आपका ये सिंपल सा मैं 3 लाइन का अगर एग्जाम्पल बनाऊं, जैसे ये आपका 3 लाइन का स्टेशन है, तो यहाँ पर लिमिटेशन है कि मैं सेंटर प्लेस से पूरे गियर को पूरे स्टेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंड केबिन बनाऊंगा। तो एंड केबिन में क्या रहेगा, इस तरफ के जो फंक्शन रहेंगे वो इस केबिन से कंट्रोल होंगे, इस तरह के जो केबिन होंगे वो इस केबिन से कंट्रोल होंगे। तो मैंने आपको बताया था, मान लो यहाँ से सिग्नल आपको ऑफ करना है, तो ये केबिन से आप ये सिग्नल ऑफ करने जाओगे, तो ये सिग्नल ऑफ करने के लिए आपको रूल मैंने क्या बताया था, यहाँ से लेके ये अगला स्टॉप सिग्नल और उसके आगे की एक पर्याप्त दूरी खाली होनी चाहिए, तो ये सिग्नल ऑफ होगा। तो इसका मतलब इस केबिन से भी आपको कंट्रोल चाहिए। उसके बाद सेंटर प्लेस पे आपकी मेन एजेंसी होती है जिसको स्टेशन मास्टर बोलते हैं, जो पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है। अगर उसकी सहमति नहीं है तो यहाँ पर जो ऑपरेट करने वाला जो बंदा है वो इस सिग्नल को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये है इंटर केबिन कंट्रोल जो सिस्टम है वो ये बोलता है, अगर किसी फंक्शन पर एक से ज्यादा एजेंसियों का कंट्रोल है तो उसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से सीरीज होना चाहिए कि जब तक सभी का फंक्शन का कंट्रोल नहीं मिले तब तक आपका ये फंक्शन ऑपरेट नहीं होना चाहिए। और उस फंक्शन के ऑपरेट करने के बाद कोई भी इंडिपेंडेंटली एक एजेंसी अगर उसको बैक करती है तो ये सिग्नल आपका ऑन हो जाना चाहिए। इसी को अपन बोलते हैं इंटर केबिन कंट्रोल या इंटर स्लॉटिंग। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटर स्लॉटिंग। बाकी ये इसका सर्किट डायग्राम आएगा अलग से, एक S19 है, कदम साहब आपको ये सर्किट बना के समझाएंगे किस तरह से वहां पर इंटर केबिन कंट्रोल को अचीव किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था सारे फंक्शन सीरीज में लगे होते हैं और जब तक सारे स्विच ऑन नहीं होंगे तो मेन फंक्शन आपका ऑपरेट नहीं होगा, और उस दौरान किसी एक जगह से भी अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो आपका वो मेन फंक्शन है वो भी आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन ने बोला इंटर केबिन कंट्रोल सिस्टम या इंटर स्लॉटिंग। सिंपल में क्या बोलेंगे, इंटर स्लॉटिंग। तो समझ में आया होगा इंटर स्लॉटिंग क्या है। इंटर स्लॉटिंग एक व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होता है, किसी फंक्शन के ऊपर एक से ज्यादा एजेंसियों का कंट्रोल होता है। तो उसका मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि जब तक सभी एजेंसियों का कंट्रोल नहीं मिलता तब तक आपका मेन फंक्शन आपका ऑपरेट नहीं होगा। वो मेन फंक्शन तभी ऑपरेट होगा जब सभी जगह से उसको कंट्रोल मिल गया है, और कंट्रोल मिलने के बाद जब मेन फंक्शन आप ऑपरेट करोगे उस समय कोई भी एक एजेंसी उसको इंडिपेंडेंटली बैक कर सकती है। जब वो इंडिपेंडेंटली बैक करेगी तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और उसको वापस रिस्टोर करने के लिए सभी यार्ड को पूरा नॉर्मल करना पड़ता है, और नॉर्मल होने के बाद ही वापस फंक्शन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। तो इसका इलेक्ट्रिकली सर्किट आपको कदम सर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर खाली आप डेफिनेशन पढ़ लें कि इंटर केबिन स्लॉटिंग होता क्या है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। इंटर केबिन कंट्रोल समझ में आया, या इंटर स्लॉटिंग किसे कहते हैं। किसी का कोई रिप्लाई नहीं, गुड। तो ये मेरी तरफ से आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग है वो खत्म होता है। आप में से कोई एक बंदा ये बता दे, आपके 2 टॉपिक मेरे और थे जो एक्चुअल में वर्मा सर ने शायद पढ़ा दिए होंगे। एक आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया गया, पढ़ा दिया पढ़ा दिया, और एक आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। जी सर, वो भी हो गया। हाँ पढ़ा दिया। लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आपको इस टॉपिक में ST 15 में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।